तो आज हम सॉर्टिंग का एक प्रोग्राम करेंगे एरे का इनबिल्ट मेथड की हेल्प से। तो मैंने एक स्ट्रिंग args पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये देखिए स्टूडेंट, ये एक एरे में ले रहा हूँ 85, 52, 47, 12, 63, 91 और 55। मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये एक मैंने एरे डिक्लेयर करी है, मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लेकिन मुझे इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है। तो एरेज नाम से क्लास है एरेज, और लिख दीजिए सॉर्ट, और इस ए को इसके अंदर रख दीजिए अपनी एरे को। ये ऑटोमेटिक इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। बस देखा कितना इजी है। कल हमने, आपको याद है, कल इसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ा था, हमें खुद का कोड करना पड़ा था। तो एरे में कोड करने की जरूरत नहीं है, एरे बनी बनाई क्लास है। हमने लिखा एरेज डॉट सॉर्ट, हो गया। फॉर लूप लगाइए और प्रिंट करा के देख लीजिए एक एक एलिमेंट। यहाँ लिखिए इंटीजर डब्ल्यू इन ए। अब ए की एक वैल्यू निकल कर डब्ल्यू में आ जाएगी, डब्ल्यू को प्रिंट कर दीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और डब्ल्यू। बस अब ये एक एक एलिमेंट, जिसका एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। सिर्फ ये लाइन लिखने से असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। ये है बना हुआ फंक्शन। ठीक है जी। अब इस एरेज क्लास को आप इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज। ये एरेज क्लास मैंने इंपोर्ट कर ली है। ओके स्टूडेंट, अब इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए और रन करके देखिए। रेडीमेड बनी बनाई क्लास है और उसका फंक्शन है जिसका मैंने यूज किया है। लीजिए cmd javac sorting डॉट जावा, ये देखिए कंपाइल हो गया और जावा सॉर्टिंग। और देखिए कितना आसान प्रोग्राम है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आ गया आंसर, देखा। तो जो मेन मेन आपके प्रोग्राम्स हैं एरे के, है ना, उसके आपको ज्यादातर बने बनाए फंक्शंस रेडीमेड मिल जाएंगे। और वैसे भी रेयर केस में यूज होती है एरे। जावा में एरे का बहुत ही रेयर केस है, ज्यादातर एरे की जगह वेक्टर का यूज किया जाता है। वो आने आने आगे आएगा वेक्टर। तो देखिए आपके सामने, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में एरे लगा दी गई सिर्फ एक लाइन लिखने से। अब इसी का आपने कल फंक्शन बनाया था जब आपने सॉर्टिंग की थी। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने कल आपको एक बाइनरी सर्च का भी प्रोग्राम बनवा के दिखाया था ना। अब देखो आप एक बाइनरी सर्च का भी प्रोग्राम देख लो। बाइनरी सर्च लीजिए, देखिए आपको एक एरे लेनी है। ओके, और बाइनरी सर्च के लिए हमने क्या करा था सबसे पहले, याद है? हमने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था, याद आ गया आपको? तो देखिए ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में लग चुकी है, ये लग चुकी है एरे असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको जो वैल्यू सर्च करनी है, जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, वो यूजर से आप इनपुट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर ली मैंने। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर में लिखा मैंने सिस्टम डॉट इन, और फिर यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल चॉइस ले ली यूजर से इनपुट, और यहाँ लिखा मैंने, देखिए क्या लिखा मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और देखिए क्या लिख रहा हूँ इसमें, एंटर वैल्यू टू, एंटर वैल्यू टू सर्च, एंटर वैल्यू टू सर्च।
वैल्यू डालो सर्च करने के लिए। तो आप जो भी वैल्यू इनपुट रखेंगे यहाँ पर, तो मैंने इनपुट ले ली एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब आप जो भी इनपुट यूजर करेगा वो एस सी आर सर्च में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट करा लीजिए। देखिए एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए जेड, इसमें सर्च करके आपको बता देगा कि एलिमेंट है कि नहीं है, तो इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा ये। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है एरेज डॉट बाइनरी सर्च, बाइनरी एरेज डॉट बाइनरी सर्च। बस देखा कितना छोटा सा फंक्शन है, और इसमें अपनी एरे का नाम लिख दो और जो वैल्यू सर्च करानी है वो लिख दो। एक तो अपनी एरे का नाम लिखो ए, और जो वैल्यू सर्च करानी है वो लिखो। अब ये बाइनरी सर्च फंक्शन इस एरे के अंदर इस वैल्यू को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर जहां भी मैच करेगी उसका इंडेक्स दे देगा आपको। तो आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। देखिए सर्च होगा तो रिटर्न करेगा इंडेक्स, नहीं तो रिटर्न करेगा माइनस वैल्यू। तो मैंने लिख दिया इफ z इज ग्रेटर देन 0, अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, तो देखो क्या लिखेगा भाई, फाउंड एट इंडेक्स। ये वही वैल्यू जो सर्च है, फाउंड एट इंडेक्स, इंडेक्स बता देगा कि यहाँ पर मिली है मुझे। और एल्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सर्च नॉट फाउंड। ये सर्च जो है ना वो वैल्यू है। इधर आपने डाला 55 तो कहेगा 55 नॉट फाउंड, और अगर मिल गया तो कहेगा 50 फाउंड एट एंटर। ये आगे समझ में, ये है कहानी। आप चाहो तो यहाँ पर एरे को प्रिंट भी करा दीजिए, जिससे कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आता रहे कि आपने जो वैल्यू सर्च करी है वो स्क्रीन पर है भी नहीं है। तो लीजिए मैंने उसे प्रिंट भी करा दिया, तो थोड़ा देखने में सही सा लगेगा। मुझे अपना कोड नहीं लिखना, सब रेडीमेड बना बनाया है। लीजिए स्टूडेंट, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, रन करके देखिए। जेवैक बाइनरी सर्च डॉट जावा, देखिए कंपाइल, अरे एरे, एरे लिख दिया, एरेज लिखना, एरेज तो एस लिखना रह गया यहाँ पर। ये एरेज क्लास का नाम है, एरेज, ठीक है। ये देखिए कंपाइल किया, अब मैंने यहाँ लिखा जावा बाइनरी सर्च। देखिए ये देखिए, ये तो रही आपकी एरे, ये आपकी एरे है। अब बताओ एंटर वैल्यू टू सर्च, आपने कहा 99, तो क्या कह रहा है 99 नॉट फाउंड, कह रहा है 99 है ही नहीं इसमें। देखा कितना बढ़िया प्रोग्राम है, दोबारा रन करो। अब आपने कहा 63, कह रहा है 63 फाउंड एट इंडेक्स 4, देखें 0 1 2 3 4, बिल्कुल सही कह रहा है, देख लो 0 1 2 3 4 कह रहा है 63 फाउंड एट इंडेक्स 4, कह रहा है इंडेक्स 4 पे मिला है। देखते रहो, देखो आपने डाला 12 तो कह रहा है 12 फाउंड एट इंडेक्स 0 पे, देखा कितना जबरदस्त प्रोग्राम है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने कहा 891 तो कह रहा है फाउंड एट इंडेक्स 6, तो 0 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही दे रहा है। लीजिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक लाइन ही तो लिख ली थी, ये एक ये लाइन लिखी तो उसने सर्च कर दिया, और ये लाइन लिखी तो सॉर्ट हो गया, आपको कुछ लिखना ही नहीं। वो तो मैंने बाद में प्रोग्राम को कैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है उसका कोड लिखा है, प्रोग्राम तो ये है। आई समझ में? तो कल मैंने आपको प्रोग्राम भी कराए थे एरेज के, आप खुद का भी कोड लिख सकते हैं, अगर आपको कोडिंग करनी आती है तो आप खुद का कोड लिख लीजिए, और नहीं तो आपको बने हुए फंक्शंस एरे के मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने कल डिस्कस की थी एरे। अब ये एरे जो हमने कल डिस्कस करी है स्टूडेंट, जो भी हमने पढ़ा एरे के बारे में, ये 1D एरे थी, 1D एरे। एरे तो 2D भी होती है ना, 2 डायमेंशनल एरे। तो अब आपसे बात करेंगे हम 2D एरे की। ये सारे 1D एरे के एग्जांपल थे, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दे रहा हूँ, लिख देता हूँ 1D एरे, 1D एरे। तो स्टूडेंट देखिए मैंने क्या करा,
ये देखिए पता है देख क्या करा सर, ए ये लो जी, ये 1D एरे का हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ, 2D एरे। अब 2D एरे पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। 2D एरे को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, पता है? हेलो स्टूडेंट्स, पता है 2D एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है? यस सर। जी सर पता है। बताएंगे बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, बताइए। सर मैट्रिक्स में कॉम्बिनेशन रो एंड कॉलम। हाँ, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसमें। प्लस एरे 2D। तो स्टूडेंट देखिए जावा में 2D एरे डिक्लेयर करने का तरीका अनोखा है। पब्लिक स्टैटिक void main। देखिए 2D एरे ऐसे डिक्लेयर करते हैं। आपने जैसे इंटीजर टाइप करनी है तो ए लिखा और फिर इसके आगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहला वाला जो ब्रैकेट है उसमें आप नंबर ऑफ रोज बताते हैं और जो दूसरा है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं। समझ में आ गया? वैसे तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज 2D एरे तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज 2D एरे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज 2D एरे, व्हाट इज 2D एरे, व्हाट इज 2D एरे, तो आप क्या कहेंगे? Sir, 2D array is the combination of rows and नहीं columns. नहीं नहीं नहीं, ये कोई 2D एरे का नहीं है, रो और कॉलम नहीं वर्क करते। 2D एरे में आप वो रो और कॉलम हम खुद प्रिंट कराते हैं, 2D एरे में रो और कॉलम नहीं हुआ करते। वो गलत जवाब है, गलत जवाब है। रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे 2D एरे नहीं कहते, उसे टेबल कहते हैं। ये गलत डेफिनेशन है, रो और कॉलम नहीं हुआ करते। अगर आपको ये ऐसे दिख भी रहा है तो मेमोरी में इस तरह से नहीं जाता, मेमोरी में ये सीधा एक सीक्वेंस में ही जाता है, रो और कॉलम में नहीं जाता है। A01 फिर A000 ऐसे इंडेक्सिंग होके जाती है। चलिए तो बताइए व्हाट इज 2D एरे? 2D एरे की डेफिनेशन होती है एरे 2D एरे। ऑडियो बंद रखिए आप अपनी। यस सर। एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड 2D एरे। एरे की एरे 2D एरे कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आप अगर आप इस तरह से जवाब दे रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड 2D एरे, वो गलत जवाब है, समझ में आइएगा, ठीक है? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को 2D एरे नहीं कहते, टेबल कहते हैं। DBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है टेबल, रो और कॉलम। यहाँ पर जो हम जो रो और कॉलम की बात करते हैं वो सिर्फ 2D एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए कि 2D एरे का डाटा रो और कॉलम में नजर आए, इसलिए करते हैं, ठीक है? वैसे जो डेफिनेशन दी जाएगी 2D एरे की वो आप दी जाएगी एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड 2D एरे। एरे की एरे जो होती है उसे 2D एरे कहते हैं। तो जैसे इस तरह से समझिए, इसे समझिए, आपको इस तरह समझाता हूं कि आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है ABCDE, यह है। आपने 5 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, तो इन 5 वेरिएबल्स को हैंडल करना मुश्किल होगा क्योंकि एक एक वेरिएबल को आपको इंडिविजुअली हैंडल करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस मल्टीपल वेरिएबल्स को एरे में डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि हम साइज, उसका कोड साइज मेंटेन करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे जेड लिख दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन के लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये और ये सेम चीज है, मतलब ये भी अपने आप में 5 एलिमेंट है। फर्क इतना है कि इसमें आपको एक एक एलिमेंट इंडिविजुअली हेड करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ जो भी काम करना है जेड पे काम करना है, जेड पे, ठीक है? अब आपके पास प्रोग्राम में एरे ज्यादा हो गई हैं, देखो ए की एरे, बी की एरे, सी की एरे, डी की एरे, ई की एरे, ये 5 एरे है। तो आप और ये एरे जो है ये मान के चलिए 8 एलिमेंट की है।
लीजिए, अब आप इस चीज को, अब आप इस एरे को आप हैंडल करेंगे तो आपको 5 एरे हैंडल करनी पड़ेंगी। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एक इंटीजर लीजिए, एरे का नाम कुछ भी रखिए, 2 ब्रैकेट लगा दीजिए, इसे कहते हैं 2D एरे, 2 डायमेंशनल। इसमें क्या होगा, पहले वाला जो डायमेंशनल है ये है एरे के लिए। कितनी एरे है, काउंट कर लो एरे कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 एरे है, तो यहाँ लिख दो 5, यानी कि 5 एरे। अब इसमें इन एरे का साइज देखो क्या है, 8, तो लिखो 8। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, 5 एरे, 5 एरे 8 8 एलिमेंट वाली, 5 एरे 8 एलिमेंट वाली, इसका मतलब ये होता है। तो अगर अगर मैं यहाँ से 2 एरे हटा दूं, ये 2 हटा दूं, तो पता है मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3, तो यहाँ लिखूंगा 3, तो उसका मतलब ये हो गया 3 एरे 8 8 एलिमेंट्स वाली। तो इसे कहते हैं 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। पता है ये मेमोरी में कैसे जगह लेगी? आप लोग इसको, अगर आपसे कोई पूछे कि इसको मेमोरी में एलोकेट कर दें, तो आप इसको ना इस तरह से करके दिखा देंगे। देखो 8 कॉलम बना देंगे और 3 रो दिखा के इसको इस तरह से दिखा देंगे, और वो आपको काट के आपका आंसर कह देगा गलत है। तो आप सोचते रहोगे कि गलत कैसे हुआ, ये कैसे गलत है, ये गलत है, ये इसको ऐसे नहीं दिखाना, क्योंकि आप ये रो और कॉलम की शेप में दिखाने लगे, क्योंकि आपको इस तरह से ही बताया गया है, तो आप इस तरह से दिखा रहे हो। ये इस तरह से नहीं दिखाई जाएगी स्टूडेंट्स। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो गलत तरीका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा। आपको 3 एरे अलग अलग बनानी पड़ेंगी। समझ में आ गया? ये एक एरे नहीं है, लिखी गई है एक साथ। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको एक रो बनानी है 8 एलिमेंट की, ये ठीक है। फिर दूसरी बनानी है, ये, फिर ऐसी तीसरी बनानी है। इस तरह से अगर आपको रिप्रेजेंट करके दिखानी है, और ये मेमोरी में जाएगी भी ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लीजिए, ये है इसका मतलब, 3 एरे 8 8 एलिमेंट वाली, जिसको आपने इस फॉर्मेट में लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। आपने इसको जेड के साथ लिख दिया, तो अब ये जेड के अंदर बाइंड हो गए तीनों। इसका मतलब ये है कि 3 एरे 8 8 एलिमेंट है, तीनों एरे अलग अलग हैं। ये क्लियर स्टूडेंट? चलिए, अब जावा में कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे, 2D एरे? ये देखो, पहले आप ए लिखेंगे, उसके आगे 2 ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इक्वल टू न्यू लिखेंगे, और फिर यहाँ पर एंटर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें साइज देंगे, जो भी आपको साइज रखना है। आपने कहा मुझे रखनी है 5x8 की, तो इस टाइम ये 5 एरे बन गई हैं। 5 एरे हैं, 5 एरे हैं 8 8 एलिमेंट की, 8 8 एलिमेंट की, 5 एरे 8 8 एलिमेंट्स की। चलिए, अब अगर आप उसको प्रिंट कराना है, तो आप एक फॉर लूप लिखिए, और फिर एक दूसरा फॉर लूप लिखिए। ये जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। आउटर लूप चलेगा नंबर ऑफ एरेज के हिसाब से, और इनर लूप चलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से। ये एरे है, यानी ये रो है, ये कॉलम है, तो ये एरे है। कितनी एरे हैं? आपने कहा 5 एरे हैं, तो यहाँ पे लिखो 5, यहाँ लिखो इंटीजर आई बराबर रो, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब नीचे वाला लिखो, चाहे इसे आर रख लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, रो इंटीजर सी बराबर 0, सी लेस देन 8, सी प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ए आर सी। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस भी आए, तो मैंने यहाँ पर एक स्पेस भी डाल दिया। लीजिए स्टूडेंट, मैं आपके सामने प्रिंट करा के देख रहा हूँ, अब देख लेना आउटपुट कैसा आएगा। ये रो और कॉलम में आएगा, या सीधा एक सीक्वेंस में देगा, तो आपको पता चल जाएगा ये।
ये लीजिए, लीजिए देख लीजिए, ये आ रहे सारे एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट आए हैं 8-8 बार, 5 एलिमेंट 8-8 बार, देख लीजिए एक ही उसमें आए हैं जो मैंने आपको बताया था। आप लोग पता है क्या करते हैं इसको अलग अलग दिखाने के लिए, एक यहाँ पर ln लगाते हैं, ln न्यू लाइन के लिए, तो वो एक लूप चलने के बाद न्यू लाइन छोड़ देता है, तो आप उसको दिखाने के बाद सोचते हैं कि ये रो और कॉलम उस तरह से आ रही है, ये आप इसको इस तरह से सोचते हैं और कहते हैं ये इस तरह से काम कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाटा सीक्वेंस में ही आता है, आपने उसको सिलेक्शन लगा के न्यू लाइन पर प्रिंट करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसे कहेंगे आप मैट्रिक्स है ये, क्योंकि अभी आपको कैसे देख रही है जैसे मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। तो देखिए इसमें 5 रो हैं और हर रो के अंदर 8-8 कॉलम है, ये होती है 2D एरे। जावा में मैंने आपको पहले ही बताया था गार्बेज वैल्यू नहीं होती, इसलिए अगर आप एरे के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 आपको दिखाएगा, ये रहा आपके सामने। तो ये 2D एरे वही है सिंपल, जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है वही चीज है, जरा सी भी कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, 1D एरे में 2D एरे में सेम वही है जैसे आपने जावा में सी में पढ़ी थी। हाँ, जावा एक चीज नहीं लेके आई है 2D एरे के साथ जो किसी और एरे में नहीं है, अभी एक नई चीज है। वो नई चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए नई चीज क्या है। जावा एक नई चीज लेके आई 2D एरे के अंदर, जिग जैक एरे। देखो नई चीज बोली मैंने, जिग जैक एरे। जावा के अंदर एक नई चीज है दैट इज कॉल्ड जिग जैक एरे, जिग जैक एरे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत से हैं स्टूडेंट्स जो पहले से ही जावा का बैकग्राउंड रखते हैं, पढ़ी होगी जावा, आप में से कई जने हैं जो कहते हैं कि हमने पहले जावा पढ़ रखी है, पढ़िए जिग जैक एरे। हेलो स्टूडेंट्स। नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ी है। हाँ जी, बाकी जने स्टूडेंट्स किसी ने पढ़ी है जिग जैक एरे, बता सकता है जिग जैक एरे क्या होती है स्टूडेंट कोई भी? We have read all नहीं पढ़ी है आपने? ready. तो फिर अब बताइए, फिर आपने जावा में एरे कहाँ पढ़ी? आप लोग तो कहते हैं कि बहुत सारे जने कि हमने जावा पहले पढ़ रखी है, कॉलेज लेवल पे या प्रोफेशनली या कुछ ना कुछ आपने पढ़ रखी है, तो आपने जिग जैक एरे नहीं पढ़ी, बड़े काम की एरे। और पता है ये किसी और लैंग्वेज में अभी आई नहीं, जिग जैक एरे। ये जिग जैक एरे जो है वो सॉल्यूशन है 2D एरे का डिसवांटेज, ये 2D एरे की डिसवांटेज है उसका सॉल्यूशन है जिग जैक एरे। अब 2D एरे के अंदर डिसवांटेज क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2D एरे के अंदर क्या एक डिसवांटेज है, डिसवांटेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसका सॉल्यूशन है जिग जैक एरे। ठीक है, तो इन्होंने ये तो नाम रख दिया जिग जैक, ऐसा कोई मतलब ये कोई टेक्निकल कीवर्ड नहीं है कि मैं जावा में भी ऐसे लिखूंगा जिग जैक ना, वो तो नाम रख दिया उन्होंने जिग, जैसे आप कह रहे थे मैट्रिक्स, तो ऐसे नाम रख दिया जिग जैक। तो स्टूडेंट देखिए क्या लिखे हम, डिसवांटेज, डिसवांटेज ऑफ 2D एरे, 2D एरे की डिसवांटेज। डिसवांटेज ये है स्टूडेंट 2D एरे की, जब आप कोई 2D एरे डिक्लेयर करते हैं जैसे हमने कहा 5x8, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 रो होंगे और हर रो के अंदर 8 कॉलम होंगे, 5 रो और हर रो के अंदर 8 कॉलम, तो फिक्स हो गया ना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रो एंड कॉलम्स आर फिक्स्ड फॉर एवरी रो, ये डिसवांटेज है। डिसवांटेज ये है कि कॉलम्स आर फिक्स्ड फॉर एवरी रो, यानी हर रो के लिए कॉलम्स फिक्स हैं, यानी कि पहली रो में भी 8 कॉलम होंगे,
दूसरी रो में भी 8 कॉलम होंगे, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में, यानी कि सब रो में फाइव एट। अब मान के चलिए कि मैंने ये नेम की एरे ले ली, स्ट्रिंग नेम, यानी कि मुझे 5 बच्चों के नाम स्टोर कराने हैं, 5 बच्चों के नाम स्टोर कराने हैं, 8 शब्दों वाले, 8 ही तो लिखे हैं ना मैंने। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा ध्यान से देखना, ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब ये बना के रख देगी, ये बना देगी 5 रो और हर रो के अंदर 8 कॉलम। ये देखिए ये बना के रख दिया। अब आप इसमें नाम रखना शुरू कर रहे हैं, सबने आपने पहले नाम रख दिया रोहित, देखिए इसमें 3 कॉलम खराब हो गए। दूसरे में रख दिया आपने अमृता, इसमें 2 खराब हो गए, समझ में आ गया। तीसरे में रख दिया आपने इसमें 1 खराब हुआ। फिर आपने लिखा 4 खराब हुए, ठीक है। फिर आपने रखा, इसमें 3 खराब हुए। ये देखिए, देख लीजिए आपके सामने है। ये है इसकी कमी 2D अरे की। हर स्टूडेंट के नाम की लेंथ सेम थोड़ी होगी, हो ही नहीं सकती, लेकिन आपको तो 2D अरे फिक्स रखनी पड़ेगी, आपको तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो हम पता है क्या करते हैं, मैक्सिमम रख लेते हैं। मान के चलो एक स्टूडेंट का नाम इसमें ये, जैसे मैं अपना नाम रख दूं शरद, और आगे भी रख रहा हूं मैं सी। अब मुझे चौधरी लिखना था तो कम पड़ गई, मेरा नाम अभी और था, कम पड़ गया। अब बताओ कैसे करोगे, किसी के लिए तो कम पड़ रहा है और किसी के लिए ज्यादा है। तो ये एक ऑप्टिमम यूज थोड़ी है, ऑप्टिमम यूज मेमोरी का। इसमें तो मेमोरी बहुत वेस्टेज जा रही है, क्योंकि जो नाम होता है वो सभी का सेम लेंथ का नहीं होता। अब रोहित में 5 करेक्टर हैं तो इसने इसके हिसाब से 3 खराब कर दिए, अमृता ने 2 खराब करे, भावना ने 1 खराब करा, अमित ने 4 खराब करे, शरद ने 2 खराब करे। समझ में आ रही है कहानी, ये है। तो नाम के हिसाब से आपने यहाँ पे कॉलम रखे थे तो वेस्टेज हुई। अब पता है जिग जैक एरे क्या होगी, जिग जैक एरे क्या करती है, ये तो डिसएडवांटेज है कि कॉलम्स आर फिक्स्ड फॉर एवरी रो, कॉलम्स आर फिक्स्ड, देख लो सारे कॉलम फिक्स्ड हैं, तो इसमें वेस्टेज आ रहे, कॉलम्स आर फिक्स्ड फॉर एवरी रो, इसलिए मेमोरी की वेस्टेज होती है, बिकॉज नेम्स की लेंथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। भाई डिफरेंट नाम की लेंथ है, बच्चों के तरह तरह के नाम है तो उनकी लेंथ हमेशा नेचुरली, तो ये इसकी ड्रॉबैक है जो मैंने आपको समझाया। स्टूडेंट समझ में आई कहानी, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बात पकड़ में आ गई आपके, मैं क्या समझाना चाह रहा था यहाँ पर, मैंने यहाँ लिखा है कॉलम्स आर फिक्स्ड फॉर एवरी रो, इसलिए मेमोरी की वेस्टेज होती है, बिकॉज नेम्स की लेंथ इक्वल्स नहीं होती, इक्वल नहीं होती। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाले, जावा निकाल के लाई एक नई चीज, दैट इज कॉल्ड जिग जैक एरे। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन है आप जिग जैक एरे बनाओ। क्या बनाओ, जिग जैक एरे। आप क्या होगा जिग जैक एरे, क्या मतलब, देखो मैं बताता हूँ। अगर आप इसको जिग जैक एरे से बनाओगे तो जिस रो को जितने ही कॉलम चाहिए होंगे, जिस रो को जितने कॉलम चाहिए होंगे
ये उतना ही अलाउड करेगा, बाकी डिलीट कर देगा। देखो ये है जिगजैग एरे, कितनी जबरदस्त चीज है। अभी बनानी सिखाता हूँ, देखो कैसे बनेगी। देखो पहले देखो होगा क्या। इसमें जिसको जितने कॉलम चाहिए ना स्टूडेंट, ये सिर्फ उतने ही कॉलम एलोकेट करेगा, बाकी के जो वेस्टेज आ रही थी उनको हटा देगा, तो वेस्टेज होने की ही नहीं। ये होती है बेटा जिगजैग। जिगजैग का मतलब ऐसा हो गया, देखो ये आगे फिर नीचे, मतलब यूं होते है ना, यूं ऐसे करके, उसे कहते हैं जिगजैग। तो देखो इसे जिगजैग कहते हैं। तो जिगजैग कोई टर्म नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है कि आप सोचो कि ये मेरे को कोड में जिगजैग टाइप ऐसा कुछ लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्यूशन ये है जिगजैग एरे। तो जिगजैग एरे का अगर आप यूज करोगे तो जिस नेम को जितनी जरूरत है ना, उतने ही कॉलम ऑक्यूपाइड होंगे उसके लिए, बाकी हटा दिए जाएंगे। ये है जिगजैग एरे का फायदा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? देखा कितनी जबरदस्त चीज है। देख लो ऊपर वाले में ये कमी थी 2D एरे की। ये 2D एरे की डिसएडवांटेज है कि हर रो की कॉलम फिक्स होते हैं, इसलिए अगर पूरे कॉलम नहीं भरे तो वेस्टेज चले गए। चलिए ये थी डिसएडवांटेज ऑफ 2D एरे। और उसका सॉल्यूशन क्या है? जिगजैग। लीजिए, ठीक है। चलिए आप प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट जिगजैग एरे कैसे बनाती है। क्लास जिगजैग, नाम ही जिगजैग रख दिया। पब्लिक स्टैटिक void name string args। देखते रहना स्टूडेंट, थोड़ा प्रोग्राम बड़ा बनेगा। अब आप स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करेंगे तो क्या आप यूजर से पूछेंगे ना, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। चलिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसमें लिख दीजिए सिस्टम डॉट इन। स्टूडेंट अब आप यहाँ पे एक एरे बनाइए। अच्छा पहले यहाँ पे पूछ लीजिए यूजर से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने यूजर से पूछा एंटर नंबर ऑफ रोज, एंटर नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए। तो आपने एक रो नाम का वेरिएबल ले लिया और sc डॉट नेक्स्ट। देखते रहिए, देखिए बहुत जबरदस्त कोड है। तो आपने सबसे पहले कंप्यूटर से पूछा, मतलब क्लाइंट से पूछा कि भाई रो बताओ कितनी रो है, नंबर ऑफ रोज बताइए कितनी है। तो आप जो भी कहेंगे 5 6 7 8 जो भी आपको रखना है, तो इस तरह से आपने रख ली। तो एंटर नंबर ऑफ रोज। चलिए तो इसने मान के चलो इसने आउटपुट दे दिया 5। तो आप एक एरे डिक्लेयर करिए, देखिए ए इस तरह से, न्यू इंट इस तरह से, और इसमें ना रो रख दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। कॉलम देखो, कॉलम अगर आप तुम यहाँ रख दोगे 8, तो जितनी भी रो यहाँ पर एंटर होंगी 5 10 15 20 जितनी भी यहाँ पर आई, सबके कॉलम फिक्स हो जाएंगे। अगर मान के चलो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर मैंने रख दी 10, तो सबके रो फिक्स हो गए। मैंने रख दी 20, तो भी सबकी कॉलम फिक्स हो गए। समझ में आ गया? चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, कॉलम रखता ही नहीं। जावा कहती है सिर्फ आप रो रो रख दीजिए, कॉलम रखो ही मत। देखा कितनी जबरदस्त चीज है। अब फिर फॉर लूप लगाओ, एक फॉर लूप लगाओ और इसके अंदर पूछो। अब लिखो इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन रो। अब जितनी भी आपने रो रखी होंगी, आपने 5 रखी, 10 रखी, 20 रखी, ये लूप उतनी बार चलेगा। और उतनी बार ही आपसे देखो क्या पूछेगा, देखते रहो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट PRI प्रिंट, और इसमें आपने लिखा एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स इन। अब आपने लिख दिया यहाँ पर इन i प्लस 1, तो i की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0, तो 0 प्लस 1 1 आ गया। इन फर्स्ट रो, देखो मैं थोड़ा सा खूबसूरत सा बनाना चाहता हूँ, मतलब मीनिंगफुल। तो बताए स्क्रीन पर क्या लिखाएगा, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर फर्स्ट रो। फिर आएगा एंटर नंबर ऑफ कॉलम फॉर सेकंड रो, ऐसे लिखाएगा। तो देखिए आपने ये लिख लिया इंटीजर
कॉलम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट लिख दिया। और देखिए अब इस रो को कॉलम दे दिया, तो देखो कैसे दोगे, यहाँ लिखोगे आप ए आई इक्वल टू न्यू इंट, और देखिए यहाँ पर आपने कॉलम दे दिए, हर रो को कॉलम दे दिया, एक एक रो आती रहेगी और नए कॉलम बनते जाएंगे। तो जैसे आपने पांच रखी है, तो ये आपसे 5 बार पूछेगा, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर फर्स्ट रो, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड रो, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स थर्ड रो, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स फोर्थ रो, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स फिफ्थ रो। तो आप अपनी मर्जी के कॉलम रख दीजिएगा। तो जो भी आप यहाँ पर कॉलम इनपुट करेंगे इस कॉल में, उतने बड़ा साइज बन जाएगा कॉलम का। ठीक है, ये बन गया। अब आप अपनी एरे को प्रिंट करा के देख लीजिए। अब एरे प्रिंट करा के देख लीजिए, ये लीजिए एरे प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। इंटीजर i बराबर 0, i लेस देन रो i प्लस प्लस। और रो भी क्यों लिखो, वैसे तो रो मुझे पता ही है, हाँ ये रही रो। फिर दूसरे में लिखो इंटीजर k बराबर 0, k लेस देन, अब की बार फिक्स नहीं है, पिछली बार तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था क्योंकि मुझे पता था कि हर किसी का कॉलम फिक्स है। यहाँ तो कॉलम फिक्स ही नहीं है, हर किसी का कॉलम अलग अलग है, तो कैसे काम करूंगा। देखो मैं क्या लिखूंगा, ए आई डॉट लेंथ, पता है ना जावा में लेंथ नाम का वेरिएबल होता है, ये लेंथ अपने आप आपको काउंट करके बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। बस आप प्रिंट करा के देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन प्रिंट, और देखिए प्रिंट करा दिया आपने ए आई के, प्रिंट करा दिया, और इसके बाद लाइन छोड़ दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। लीजिए बन गया प्रोग्राम। अब देखिए कितनी जबरदस्त चीज बनी है जावा में। अभी आपको रन करता हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। देखिए फाइल सेव एज कंट्रोल वी डॉट जावा 2D अरे और जिगजैग अरे। लीजिए देखिए नई चीज देखने को मिलेगी आपको, जेवैक जिगजैग डॉट जावा। देखिए कंपाइल हो गया ना। अब देखो जावा जिगजैग। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई नंबर ऑफ रोज कितनी है। आपने डाला 5। अब ये पूछ रहा है बताओ भाई नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली रो में कितने कॉलम रखना चाहते हो, तुमने कहा 10। उन्होंने कहा फिर दूसरी में बताओ कितने रखना चाहते हो, तुमने कहा 6। तीसरी में बताओ, तुमने कहा 15। उन्होंने चौथी में बताओ, तुमने कहा 8। फिर ने कहा 5वीं बताओ, तुमने कहा जी 5। देखो जरा स्टूडेंट, देखो इसे कहते हैं 2D अरे। देखा, हर रो को अलग अलग कॉलम दे दिए। ये ऐसी फैसिलिटी अभी किसी लैंग्वेज में नहीं आई। ये है 2D अरे का नई चीज, जो सी में फिक्स होती थी। हर रो के बनाते नहीं थे 3x3 की मैट्रिक, 4x4 की, 5x6 की, 9x8 की, यानी हर रो के कॉलम फिक्स होते थे। इस प्रोग्राम में रो और कॉलम फिक्स ही नहीं है। देखा, अब इसको इस तरह से बना के देख लो, एंटर नंबर ऑफ नेम्स, एंटर TOTL टोटल नेम्स, एंटर टोटल नेम्स, तुमने कहा 5। फिर क्या कहा, एंटर ऑफ साइज ऑफ फर्स्ट नेम। देखा, मीनिंगफुल बना रहा हूं, देखो मीनिंगफुल। हाँ भाई आ जाओ भाई, अब ध्यान से देखना, देखो और मीनिंगफुल प्रोग्राम शुरू हो जाओ। ये देखिए, हाँ जी, इन्हें कहा हाँ भाई बताओ एंटर टोटल नेम्स, कितने नेम है। आपने कहा जी 5 नाम है। चलिए, हाँ भाई अमृता बताओ, अमृता तुम्हारे नाम में कितने कैरेक्टर हैं बताइए। 6। तो तुमने कहा जी मेरे नाम में 6 शब्द हैं। चलो जी आप दूसरा, ये महावेंद्र हैं ये चले गए हैं, महावेंद्र है ही नहीं सर। है, ये महावेंद्र हैं। सर हाँ बताओ कितने शब्द हैं आपके नाम में। सर 8। रोहित तुम्हारे नाम में कितने शब्द हैं। सर 5। देखा, सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई चौथा स्टूडेंट, और कोई ऐसा, और कोई जिसका बड़ा सा नाम हो, और कौन है, ये कौन है,
विकास, ये आकाश, सब 6-6 5-5 वाले हैं। दीक्षा, ये 6 शब्द वाली है। इन्हें का जी दीक्षा, इन्हें का मेरे नाम में 6 शब्द हैं। ओके, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम्हारे नाम में कितने शब्द हैं? इन्हें का जी मेरे नाम में तो 12 शब्द हैं। अब देखो स्टूडेंट, देखो ये देखो, देखा, पहले वाले नाम को 6 दे दिए, दूसरे वाले को 8, फिर 5, फिर 6, फिर 12, यानी हर रो को अलग अलग कॉलम साइज दिए। इसमें बिल्कुल भी मेमोरी वेस्टेज होती ही नहीं। जिसका जितना बड़ा नाम होगा उसको उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा। जबकि अगर हम पुरानी लैंग्वेज में आ जाएं, इवन जावा में भी आ जाएं और 2D एरे पुराने वाले तरीके से डिक्लेयर करें, तो वहां पर वेस्टेज बहुत होती। किसी के नाम की स्पेलिंग बड़ी है तो उसको जगह कम पड़ जाती, और किसी नाम की स्पेलिंग कम है तो वेस्टेज कर देता। अब देखो कितनी जबरदस्त चीज है। यह है जावा। जिग जैक एरे, जिग जैक इसलिए बोला गया। स्टूडेंट्स क्लियर है प्रोग्राम? एक बार नजर दौड़ा लीजिए प्रोग्राम पे, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। अब पूछ लीजिए किसी को कुछ पूछना हो तो। सब एक बार कोड को देख लीजिए ध्यान से, और किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसका भी यूज नहीं होता है। यूज इसका भी, इन सबका तोड़ है वेक्टर। जावा ने इन सबका तोड़ निकाल दिया, एक वेक्टर क्लास, वेक्टर नाम की क्लास बना दी जिसके पास इन सभी चीज का तोड़ है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी, बाई चांस कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई जिग जैक एरे किस लिए यूज होती है, तो आप बता देना कि सर जिग जैक एरे का यूज जब किया जाता है जब हर रो की कॉलम का साइज अलग अलग होता है। नोट लिख देता हूं, ऊपर एक नोट लिख देता हूं। जिग जैक एरे का यूज जब किया जाता है, जब किया जाता है जब हर रो कॉलम साइज अलग अलग होता है। जिग जैग एरे का यूज जब किया जाता है जब हर रो की कॉलम साइज अलग अलग होता है। हर रो का कॉलम साइज अलग अलग होता है। समझ में आ गया? अब देखो आपके सामने ही तो है, रोहित में 5 शब्द है, अमृता में 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2D एरे फिक्स वाली ले लेता और मैं साइज उसका फिक्स रख देता, तो किसी का नाम आ पाता, किसी का नाम नहीं आ पाता। इसलिए जिगजैग एरे बनाई जावा ने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका, क्लास के अंदर आपको इफ एल्स भी लिखना आ गया, स्विच भी लिखना आ गया, लूप भी लिखना आ गया, एरे भी लिखनी आ गई, फंक्शंस भी आ गए, फंक्शंस तो हम लिख ही रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब जैसे प्रोग्राम है, मल्टीपल क्लासेस को लेकर प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? अब आप कहेंगे सर जी ये क्या चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? तो सुनिए स्टूडेंट्स, एक सिनेरियो है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और फिर सिनेरियो को प्रैक्टिकल अप्रोच में रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन किसे कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्रोग्राम ये इस तरह से है जी कि मैं एक कंपनी का एसईओ हूं, ठीक है, मतलब मेरे को सर्च करने हैं एम्प्लॉय, तो मैंने एम्प्लॉय सर्च करे, मतलब मैं एक कंपनी आईटी कंपनी का ऐसी हूं, मतलब जो सर्च करता है एम्प्लॉय, तो मैंने 4-5 एम्प्लॉय सर्च कर लिए जो आईटी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने एक अमृता नाम ले ली, एक ले लिया मैंने रोहित,
एक ले लिया मैंने विकास, और एक ले लिया मैंने, और कौन है, दीक्षा। 4 हो गए, चलो बहुत है, 4 है ना। ये है ये मेरे 4 डेवलपर्स हैं। अब मैं इन चारों डेवलपर से कह रहा हूँ, मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाने का टेंडर मिला है, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। और ये मेरे डेवलपर्स हैं, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे तरह तरह के ऑपरेशंस करके देने हैं। तो मैंने वो ऑपरेशंस इन कस्टमर, ये अपने डेवलपर्स को दे दिए। मैंने अमृता से कहा कि आप जो काम करेंगे, आप काम करेंगे एडिशन पे, आपको एडिशन के लिए प्रोग्राम बनाना है। रोहित से मैंने कहा कि रोहित आप जो प्रोग्राम करेंगे, आप मान के चलिए आपको प्रोग्राम बनाना है फिबोनिक सीरीज का। फिबोनिक सीरीज के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। अलग अलग मेरे डेवलपर्स हैं, अलग अलग मैं उनको वो दे रहा हूँ, ठीक है। विकास से मैंने कहा विकास तुम बनाना सम ऑफ एरे का सम करने का तुम्हें प्रोग्राम बनाना है। और ये है दीक्षा, इनसे मैंने कह दिया कि आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। और अमृता से कहा मैंने एडिशन तो बहुत छोटा सा हो जाएगा, इनको भी कोई लूप का प्रोग्राम देखते हैं। इनसे कह दिया मैंने आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना। देखिए ये मेरे अलग अलग डेवलपर्स हैं। अमृता को मैंने कह दिया आप फैक्टोरियल बनाओ, रोहित से कहा मैंने आप फेबोनिक सीरीज बनाओ, विकास से कहा मैंने आप एरे का सम करो, और दीक्षा से कहा मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाओ। तो देख लो ये अलग अलग डेवलपर्स हैं और इनको अलग अलग टास्क दिया गया है। अब फिर जब ये चारों बना लेंगे, जब ये चारों बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे, तो मुझे उसको एक साथ कस्टमाइज करके देना है। यानी कि मुझे जब कस्टमर को देना है, मुझे तो क्लाइंट को देना है ना, तो क्लाइंट को हम अलग अलग थोड़ी देंगे, क्लाइंट को तो एक साथ ही देंगे ना। तो मुझे ये सारे प्रोग्राम एक जगह असेंबल्ड करने होंगे, सब जगह। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होगी, जगह जगह तैयार की जाएगी, फिर एक जगह असेंबल्ड की जाएगी, और जो जहाँ पे असेंबल्ड की जाएगी वो है बॉस क्लास। यानी कि ये चारों प्रोग्राम इस बॉस क्लास के थ्रू चलने चाहिए। तो ये जगह जगह डिजाइन होंगे और फिर इनको एक साथ असेंबल्ड करके एक जगह से ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमें रखना है। तो देखिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। क्लास अमृता, इनको मैंने फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बनाया। तो उन्होंने कहा पब्लिक वॉइड फैक्टोरियल इंटीजर एक्स, यूजर से इनपुट लेंगे इंटीजर वैल्यू, एक वेरिएबल ले लिया उन्होंने सी, टेम्परेरी वेरिएबल ले रखा है सी, एक फॉर लूप लगाया, और ये एक्स वो नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है। आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू एक्स, आई प्लस प्लस, और यहाँ लिख दिया गया c इज इक्वल टू सी इंटू आई। लीजिए फैक्टोरियल आ गया निकल के, और ये प्रिंट करा दिया गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और ये देखिए ये आपने फैक्टोरियल प्रिंट करा दिया, फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ वेरिएबल प्रिंट करा दिया एक्स। फिर आगे लिख दिया इज फैक्टोरियल ऑफ, ये आ गया इज, और यहाँ पे लगा दिया सी। तो आंसर पता है कैसे, आपने लिखा फाइव, तो आंसर आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, जो अमृता ने बनाया प्रोग्राम। अब ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए। अब जब अमृता अपने घर पे प्रोग्राम बनाएंगी तो वो घर पे रन करके भी तो देखेंगी कि उसने सही बनाया नहीं बनाया, जब तो बॉस को देंगी। भाई आपके बॉस ने आपसे कहा है कि आप इस काम को करके दें, तो जब आप उसको अपने हैंड पे डेवलप करेंगे तो उसको आप कंपाइलर रन करके भी तो देखेंगे कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसके लिए उन्होंने एक मेन फंक्शन भी लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखते रहिएगा, देखो स्टूडेंट कितने सारे मेन बनेंगे।
ARGS हो गया। और अमृता ने अपना ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है? क्योंकि नॉन स्टैटिक है ना, नॉन स्टैटिक है तो कैसे कॉल होगा? ऑब्जेक्ट से। तो अमृता ने अपना ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकती है, ए इक्वल टू न्यू अमृता। लीजिए बन गया। और यहाँ पे उन्होंने लिखा ए डॉट फैक्टोरियल, ए डॉट फैक्टोरियल। फंक्शन का नाम छोटे से होता है तो यहाँ पे एफ छोटा लिखते हैं। लीजिए ए डॉट फैक्टोरियल, और जो भी फैक्टोरियल निकालना है वो वैल्यू उन्होंने यहाँ से पास कर दिया, जैसे 5 लिख दिया तो ये 5 का फैक्टोरियल। तो ये अपने हैंड पे टेस्ट करके देखना, इसे कहते हैं टेस्ट करके देखना कि जो इन्होंने कोड लिखा है वो टेस्ट सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो फाइल सेव एज, स्टूडेंट ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन किसे कहते हैं। अब आप आ जाओ रोहित वाले प्रोग्राम में, है ना, और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पर इसको सेव कर दो, अमृता डॉट जावा। तो ये अमृता का पूरा अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। क्यों? ये कंपाइल भी होगा और ये रन भी होगा, तो ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम हुआ नहीं हुआ? चलिए कंपाइल और रन करके देखते हैं। ये देखिए ये आ गया, ये रहा अमृता नाम का प्रोग्राम, cmd जवैक अमृता डॉट जावा। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी। हाँ, वो कह रहा है कि आई को इनिशियलाइज तो क्या नहीं, सही बात है भाई, आई को जल्दबाजी में आई की वैल्यू लिखना भूल गया, आई बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दोबारा आ जाइए, ये लीजिए, फिर कंपाइल किया, देखिए कंपाइल हो गया, देखिए हो गया कंपाइल। अब रन करो। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 120। तो देखो कंप्यूटर खुद आपको आंसर निकाल के दे देगा। देखो आगे ना, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। निकाल दिया इसने आंसर। तो ये अमृता का अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, लेकिन जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है। क्यों जी सही? तो क्या हो गए, अमृता का अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, लेकिन प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जो डेवलप हो चुका। तो हम क्लाइंट से यही तो कहते हैं जी आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक इसे पार्ट तो नहीं कहते, टेक्निकल शब्दों में कहते हैं मॉड्यूल, कि आपका एक मॉड्यूल तैयार हो चुका जी, वो अमृता बना रही है। अमृता ने टेस्ट भी कर लिया, आंसर सही आ रहा है। अब रोहित भी इस तरह से, रोहित भी अपना प्रोग्राम बना रहे होंगे, इसको फेबोनिक सीरीज बनानी है, तो रोहित ने अपनी क्लास बनाई रोहित। देखते रहो स्टूडेंट, देखते रहो। पब्लिक कहते ना, वो पैच चल रहा है। अब यहाँ पर आप पूछ लीजिए स्टूडेंट से कि आपको, क्लाइंट से, कि आपको फेबोनिक सीरीज कितने एलिमेंट की चाहिए। जैसे फेबोनिक सीरीज पता है किसे कहते हैं? फेबोनिक सीरीज होती है जिसमें पिछला वाला आंसर आगे वाले आंसर से जुड़ के आता है। जैसे 0 और 1 से स्टार्ट होती है, तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13। ये होती है फेबोनिक सीरीज। चलिए जी, फेबोनिक सीरीज बनानी है एक्स टाइम, ठीक है। तो आपने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया a जिसकी वैल्यू 0 रख ली, एक ले लिया आपने b जिसकी 1 रख ली, एक ले लिया आपने c। ओके, चलिए फॉर लूप चलाइए, और आपने यहाँ लिखा इंटीजर i = 1, i <= x, i ++। अब x की जो भी वैल्यू होगी, जैसे x की वैल्यू रखी 10, तो ये लूप 10 टाइम्स चलेगा और फेबोनिक सीरीज 10 एलिमेंट्स की फेबोनिक सीरीज निकाल देगा 10 बार। ठीक है, तो फेबोनिक सीरीज का फॉर्मूला a + b, ये सब चीजें आप जानते होंगे। मैंने कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं लिखा जो आपके लिए नया होगा, ये प्रोग्राम सब आपने सी लैंग्वेज में बना रखे होंगे। चलिए जी, ये थोड़ा सा स्पेस के बाद आंसर प्रिंट हो गया a, ये आंसर प्रिंट हो गया a। ओके स्टूडेंट, a = b और b = c। लीजिए, ये फेबोनिक सीरीज का पूरा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। अब ये टेस्ट करना चाहते हैं रोहित, ये सही भी है गलत है। तो रोहित ने भी अपना मेन मेथड लगा लिया, पब्लिक। बिना मेन के रन नहीं होता ना, कंपाइल तो हो जाएगा। तो कंपाइल करने से केवल ये पता चल सकता है कि प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन लॉजिक सही है कि नहीं है उसके लिए आपको रन करके देखना पड़ेगा। तो ये भी नॉन स्टैटिक है, तो रोहित का ऑब्जेक्ट बना लो, ROHIT, रोहित, RR = न्यू रोहित। लीजिए रोहित का भी ऑब्जेक्ट बन गया, और रोहित ने इसे कॉल करा फेबोनिक को।
ये लीजिए फेबोनिक कॉल कर दिया, और फेबोनिक सीरीज की मुझे 10 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो फेबोनिक सीरीज के 10 एलिमेंट प्रिंट होंगे। लीजिए सेव एज करते हैं, रोहित डॉट जावा, लो जी सेव हो गया, हो गया ना, हो गया सेव। देखिए अब ये अपने आप में रोहित नाम का जो प्रोग्राम है, ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, इसका अमृता से कोई मतलब नहीं। रोहित एक अलग प्रोग्राम है, इंडिविजुअली अलग रन होगा। ये देखिए जब एक रोहित कंपाइल हो गया, कंपाइल होने का मतलब है कि इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। अगर ये रन हो गया तो उसका मतलब है इसमें लॉजिकल एरर भी नहीं है। और देखते हैं, देखिए बिल्कुल सही आंसर आया, देखो 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 13 8 + 13 21, बिल्कुल सही आंसर दिया। लीजिए ये बन के तैयार होगी आपको फेबोनिक सीरीज। तो अब नंबर आता है विकास का। विकास से कहा कि आपको सम ऑफ एरे करना है, तो विकास ने भी अपना कोड लिखा है, तो इन्होंने एक क्लास ले ली विकास, और फंक्शन का नाम लिख दिया पब्लिक वॉइड सम। सम नाम से इन्होंने फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर ये यूजर से एक एरे रिसीव करेंगे। देखो अब इसमें आपको एक नई चीज देखने को मिल रही है, जावा में एरे भी आर्गुमेंट के तौर पे रखी जा सकती है। आप लिखते नहीं है स्ट्रिंग args, तो एरे ही तो है, तो जावा में एरे को भी एज ए आर्गुमेंट पास किया जा सकता है। तो ये एरे जो है वो क्लाइंट भेजेगा। चलिए अब वो कोई कुछ भी एरे भेज सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो क्या भी भेजे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया 0, फॉर लूप लगाया। अब वो जो एरे भेजेगा उसकी कितनी लेंथ है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास, आपके पास एक पहले ही बता चुका हूं, एक वेरिएबल होता है x.length। अगर मैं यहाँ पे x.length लिख दूंगा तो मुझे लेंथ निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप लेंथ आ जाएगी। मुझे सिर्फ कोड लिखना है, c = c + xi। लीजिए सम ऑफ एरे निकल गया, प्रिंट करा दीजिए system.out.println। लीजिए सम ऑफ एरे, सम ऑफ एरे, ये लीजिए ये एरे का सम निकाल दिया है विकास ने। अब विकास भी चेक करना चाहेंगे भाई ये कोड लिखा है ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कंपाइल करने के लिए तो बिना मेन के ही कंपाइल कर दो, क्योंकि जावा में बिना मेन के प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है। तो आप अगर इसको देखो, इसको आप यहीं पर सेव कर दो बिना मेन के, तो आप इसे कंपाइल करके पता लगा सकते हो कि इसमें एरर है कि नहीं है। लीजिए आप यहाँ लिखिए जवैक और विकास, कंपाइल कर लीजिए। अगर ये हो गया कंपाइल तो यानी कि ये एरर फ्री है। चलिए जी, इसमें एरर तो है नहीं, मतलब कोई सिंटेक्स गलती नहीं है इसमें। अब इसे रन करके देखो, अब जैसे ही रन करने को क्या हो गए, ये फौरन कह देगा देयर इज नो मेन मेथड इन क्लास विकास, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देख लीजिए एरर आ गई। तो क्या कह रहा है एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास विकास, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आ गया। तो अगर रन करके देखना है तो मेन बनाना पड़ेगा। विकास कहते हैं जी मैं भी रन करके देख लूं, क्या पता बॉस के सामने कुछ गलत आंसर आने लगे। भाई कंपाइल होने का मतलब ये थोड़ी है कि आंसर भी सही देगा, ऐसा तो नहीं है। पर चले आंसर गलत दे रहा है, क्यों? लॉजिक में कुछ गलती हो गई हो। तो ये रन करके भी देखना चाहते हैं अपने हैंड पे। लीजिए तो इन्होंने फटाफट अपनी विकास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि इनका भी मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये लीजिए विकास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इनको एक एरे भी चाहिए होगी, भाई सम करना है तो एरे चाहिए होगी, तो इन्होंने एक एरे भी डिक्लेयर कर ली जेड, और इसके अंदर एलिमेंट रख दिए जो भी रखने हो, 9, 6, 3, 2, 5, 8, 4 ये रख दिए। ये चाहते हैं इन सब वेरिएबल्स का सम हो जाए, तो विकास ने कॉल करा vv.sum और इसमें जेड पास कर दिया। क्यों जी, सही बात है। एरे का नाम क्या है, जेड, और ये जेड एरे, ये जो जेड एरे है ये यहां से पास होके एक्स में जाएगी। आ गई एक्स में, एक्स का सम कर लिया। अब इसका सम देख लो क्या आएगा, निकाल लो भाई इसका सम क्या आएगा। क्या आएगा जी, 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20 और 5 25 और 8 33 और 4 37 37 आएगा इसका आंसर। देखें स्टूडेंट्स एक बार। चलिए ये देखिए कंपाइल किया, पिछली बार ये रन नहीं हो रहा था। अरे विकास की स्पेलिंग गलत हो गई, ए के लिख दिया विकास। चलो कंपाइल हो गया। ये देखो जैसे मैं एंटर करूंगा, देखना एंटर करते ही देखना बिल्कुल सही जवाब। तो जी विकास ने भी कंफर्म कर लिया कि उसका कोड
लॉजिकली और फिजिकली, फिजिकली यानी एरर फ्री दोनों तरह से है। अब वो अपना प्रोग्राम जाके बॉस को दे सकते हैं। चलिए अब एक स्टूडेंट और है, वो कौन है? दीक्षा। इसको प्राइम नंबर का प्रोग्राम निकालना है। चलिए जी अब आ जाओ। देखो सब ये जितने भी हैं देखो सबने अपना अपना कोड कंपाइल करके रन करके देख लिया और ये कंफर्म हो गई कि हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। चलो जी अब एक क्लास बनाई मैंने दीक्षा, और दीक्षा से कहा गया कि तुम्हें प्राइम नंबर निकालना है, तो उन्होंने भी एक फंक्शन लिख दिया पब्लिक वॉइड प्राइम। चलिए जी प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम निकालना है वो इस x में आ जाएगा, वैल्यू आएगी x में। अब मुझे चेक करना है कि जो x है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब प्राइम नंबर का लॉजिक क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 के जो डिवाइडर हैं वो 1 और 7 है, इसके अलावा 7 किसी और से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम 7 को एज ए प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं। तो हमें यही कोड लिखना है। तो मैंने फटाफट क्या करा, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू रख ली मैंने c बराबर 0। यहाँ पर बुलियन यूज कर सकते हैं क्योंकि जावा में बुलियन होता है। एक बुलियन वैल्यू रख ली मैंने bn और इसको शुरू में रख लिया मैंने फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैं देखना चाहता हूं कि मेरा नंबर जो x है वो प्राइम है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए मैंने 1 से लूप ना चला के 2 से चलाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं लूप 1 से चलाऊंगा तो 1 से डिवाइड हो ही जाएगा। और मैंने देखिए लूप कहां तक चलाया, x से इक्वल टू तक नहीं चलाया, x से कम चलाया। क्यों? क्योंकि अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 1 से अगर मुझे देखना है कि 8 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मुझे 8 को चेक करने के लिए लूप 1 से लेके 8 तक नहीं चलाना, 2 से लेके 7 तक चलाना है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो ही जाएगा। इसलिए लूप चलाओ 2 से 7 तक। अगर ये 2 से 7 के बीच में किसी से डिवाइड हो गया तो ये नॉट प्राइम होगा, और प्राइम अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम होगा। इसलिए लूप हमेशा 2 से स्टार्ट होगा और एक कम अपने से तक चलेगा। अच्छा जी अब एक लॉजिक और लगा सकते हो, कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो अपने आधे तक डिवाइड होता है। जैसे 8 है, 8 को अगर डिवाइड होना है तो वो लास्ट बार 4 से डिवाइड होगा, उसके बाद कभी डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दूं तो पता है इससे क्या होगा, मेरी लूप की चाल कम हो जाएगी। आप कहोगे क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर मैंने 50 डाला, अगर मैं 50 डालूं तो बताइए लूप कहां तक चलेगा? ये लूप चलेगा 2 से लेके 49 तक, और जबकि 50 जो आखिरी बार डिवाइड होगा वो 25 तक होगा, 25 के बाद तो कभी डिवाइड होने का ही नहीं। तो 25 बार तो लूप मेरा बेकार चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दिया और इक्वल टू लगा दिया। अब इक्वल टू क्यों करा? 2 से लेके 25 तक चलेगा, डिवाइड बाय 2 तो 50 डालूंगा तो 25 तक चलेगा अभी लूप। अब मैंने इसके अंदर ये चेक कर लिया कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ लिखा कि x की वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है किससे, i से, और निकल के आ रहा है 0, तो उसका मतलब है कि वो नंबर i से डिवाइड हो गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये फौरन यहाँ पर बुलियन वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू। ट्रू का मतलब है वो डिवाइड हो गया है ना, और लूप को कर देगा ब्रेक। क्या कर देगा? ब्रेक। समझ गए? लूप ब्रेक हो जाएगा। अब लूप से बाहर आ जाओ और यहाँ चेक करा लो कि अगर बुलियन वैल्यू ट्रू आई है तो बुलियन वैल्यू ट्रू क्यों हुई होगी? क्योंकि वो डिवाइड हो गया, और अगर वो डिवाइड हो गया तो उसका मतलब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। और चाहो तो इसके आगे एक वैल्यू प्रिंट करा दो, वही जो आई थी डिवाइड होने, एक्स। अब देखो इस अभी जो लिखा जाएगा एक्स की वैल्यू वही मान के भेजो आपने भेजी 8, तो लिखा जाएगा 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। मतलब कि प्रोग्राम का जो आउटपुट भी होना चाहिए ना, वो भी एक फॉर्मेट में होना चाहिए जो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगे पढ़ने में। और यहाँ लिखेगा x इज ए प्राइम नंबर। लो जी हो गया सॉल्व, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बन गया। अब दीक्षा ने भी कहा जी रन करके देख लो एक बार, क्या पता चला एंड वक्त पे धोखा दे गया, नहीं चला तो उन्होंने भी अपना मेन बना लिया रन करने के लिए कि रन करके भी देख लूंगी। कंपाइल हो गया तो यानी कि उसमें एरर नहीं है, और रन हो गया तो यानी कि उसमें लॉजिकल एरर भी नहीं है। तो दीक्षा का ऑब्जेक्ट बना लो, dd इक्वल टू न्यू, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब दीक्षा ने यहां से dd से कॉल करा
प्राइम को, PRIME प्राइम, और एक वैल्यू रख के भेज के देख ली इन्होंने 15 कि 15 प्राइम है कि नहीं है। चलो इससे सेव कर लो, किसके नाम से, दीप सर। फाइल सेव एज डॉट जावा, ये हो गया सेव। लो जी, सबने अपना अपना प्रोग्राम बना दिया। दीक्षा वाला भी रन करके देख लो, पहले कंपाइल करके देखो। कंपाइल करने पे हो गया कंपाइल, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब रन करके देख लो। अब रन करते समय मैंने 15 रखा था, तो कह रहा है 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। बिल्कुल सही, सही जवाब दिया भाई, मजे आ गए। चलो जी, प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। चारों डेवलपर्स ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। ये रहा, चारों ने डेवलपर ने अपना काम कंप्लीट कर दिया और बॉस से जाके कह दिया, बॉस अमृता ने कहा जी ये लो मेरी फाइल, दीक्षा ने अपनी फाइल दे दी, रोहित ने अपनी फाइल दे दी, विकास ने अपनी फाइल दे दी, और उसमें से मेन डिलीट नहीं करा। मान के चलो मेन डिलीट करना भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जावा में एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल मेन हो सकते हैं। अब देखो, अब बॉस का नंबर आया, बॉस क्लास बॉस, चलिए बॉस मेन बनाएगा। वैसे तो कायदे में मेन बॉस के पास होना चाहिए था। पब्लिक स्टैटिक ये लीजिए, हो गया। अब देखिए, अब बॉस ने से कहा अमृता से, हाँ जी अमृता काम पूरा कर दिया? इन्हें कहा हाँ जी सर मैंने काम पूरा कर दिया। और ने कहा क्या है आपकी क्लास का नाम? इन्हें कहा जी मैंने अपनी क्लास का नाम अपने नाम पे ही रखा है, अमृता। तो कहेगा ठीक है अमृता ए इक्वल टू न्यू अमृता, बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसने पूछा हाँ जी अपनी फंक्शन का नाम बताओ। इन्हें कहा जी मेरे फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसने लिख दिया ए डॉट फैक्टोरियल। यहाँ पे ये जो भी वैल्यू भेजना था इन्होंने कहा जी मैं भेजूंगा 7। ठीक है, ओके डन। फिर आया दीक्षा, डी इक्वल कुछ भी नाम रख लो यार, तुम्हारा मर्जी है, DIKSH दीक्षा। अब मैंने दीक्षा से पूछा हाँ भाई तुम्हारे क्या फंक्शन का नाम है? इन्होंने कहा जी मेरे फंक्शन का नाम है प्राइम। तो मेन ने अपने यहाँ से, बॉस ने अपने यहाँ से प्राइम को कॉल करके देखा, प्राइम वैल्यू भेजी 20। आया रोहित, रोहित से पूछा भाई हाँ भाई तुमने क्या डिजाइन किया? रोहित ने कहा जी मेरे को फेबोनिक सीरीज बनाने को दी गई थी। चलेगी RR डॉट फेबोनिक, और यहाँ डाल दिया मैंने 8, तो ये 8 एलिमेंट की फेबोनिक सीरीज देगा। फिर आया विकास, विकास ने कहा जी मुझे सम करने को दिया गया था एरे का। ओके, तो यहाँ लिखा विकास VV इक्वल टू न्यू विकास, और उसने कहा जी मुझे एरे का सम करने को दिया गया था, तो एक एरे डिजाइन कर लिया। पर कुछ भी जो भी आपकी मर्जी हो, कितने एलिमेंट की इससे भी कोई मतलब नहीं, कितने एलिमेंट की कर लो, ये कर दी। और VV ने कॉल करा सम को, और ये एरे पास कर दी। देखिए स्टूडेंट, ये है मेन, ये है मेरा बॉस। सारे ऑब्जेक्ट बॉस में बना दिए सभी क्लासेस के, और इसको सेव एज कर दिया बॉस डॉट जावा। ये देखिए हो गया। अब देखिए ये रहा आपके सामने प्रोग्राम। अब देखिए कोई भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं है, अब केवल बॉस को कंपाइल करो। देखो स्टूडेंट तुम्हें एक नई चीज देखने को मिलेगी, देखना बॉस को कंपाइल करो, सिर्फ मेन को, बॉस को। जैसे तुम बॉस को कंपाइल करोगे ना, बॉस इन सभी को कंपाइल कर देगा। देखना ये देखो अपने आप ही सभी को कंपाइल कर देगा, देखना। अबे यार कहाँ गलती हो गई? अच्छा गलती नहीं हुई, कोई नहीं, वार्निंग, अरे वो हाइबरनेट की वार्निंग आई है, कोई दिक्कत नहीं, उसे भूल जाओ, इसे मत देखो, ऊपर देखो, ये देखा, सभी को कंपाइल कर दिया, कर दिया। अब लिखो यहाँ पे जावा बॉस, और देखो मैंने बॉस चलाया, बॉस सबके आंसर निकाल लाएगा। देखो ये देखो, ये देखो फैक्टोरियल का आ गया, 20 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये फेबोनिक सीरीज आ गई, और सम ऑफ एरे 55। अच्छा सिलेक्शन लगा देना, ये सम ऑफ एरे नीचे आ जाएगा, सिलेक्शन रह गया इसलिए नहीं आया, लगा दूं सिलेक्शन भी। तो इस सम ऑफ एरे किसमें? विकास में। यहाँ लगा दो विकास, यहाँ लगा दो स्लैश n, फाइल सेव। आ जाओ दोबारा देख लो, ये देखो सबको डिलीट कर दिया मैंने, ये देखिए
सिर्फ बॉस वाले को कंपाइल करो, सिर्फ बॉस वाले को, और बॉस अपने अंदर से सबको कंपाइल कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, हो गए सारे कंपाइल। अब इसमें से रन करना है तो आप बॉस को रन करो केवल, आंसर आ गया। देखो, देखा, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में एप्लीकेशन बना के एक जगह से असेंबल कर दी जाती है। ये है जावा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे डेवलपर्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करके डेवलपर को दे दिया जाता है। भैया एक डेवलपर से थोड़ी कह देते भाई तू सारा लिख दे, वो तो थक जाएगा लिखते लिखते। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं और फिर अलग अलग डेवलपर्स को दे देते हैं कि तुम इस पे काम करो, इस पे काम करो, इस पे, और सब डेवलपर अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने मेन लगाते हैं। अब देख लो, अब इस प्रोग्राम के अंदर कितने मेन है तुम्हें पता है? 5 मेन है, 5 मेन, एक बॉस का मेन, बाकी सबके अपने अपने मेन। यानी कि वो अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोग्राम है जो बॉस के साथ मिलके भी काम कर सकता है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, कल का मेरा ऑफ रहेगा। अगर मैं कल मैं ऑफिस जाऊंगा नोएडा, वहां पे कल, आज से खुल रहा है ना, तो कल वहां पे जाके पेमेंट वेमेंट करनी है कुछ, तो मैं कल का बैच नहीं लूंगा।